this lecture we are going to start a lecture series that is devoted towards a beautiful branch of physics known as optics. So let's begin with the definition of optics, and it is defined as the branch of physics that deals with the properties and behavior of light. Okay? So ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं लाइट के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में. इट आल्सो इंक्लूड्स द इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर, मतलब कि लाइट कैसे डील करती है मैटर के साथ. ओके, लाइट का इंटरेक्शन कैसे होता है मैटर के साथ. वी नो दैट इट इज़ अ लाइट विच इनेबल्स आवर प्लांट्स टू डू फोटोसिंथेसिस. ये लाइट ही है जो हमारे प्लांट्स को इस काबिल बनाता है कि वो फोटोसिंथेसिस कर सके और फूड का प्रोडक्शन कर सके. फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण. ठीक है. ऑप्टिक्स आल्सो डील्स विथ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स दैट इज रिलेटेड टू इट, दैट इज रिलेटेड टू लाइट. ऑप्टिक्स उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी बात करता है. उस सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे इस सीरीज में, इस ऑप्टिक्स में, जो कि लाइट से डील करते हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, जैसा कि लेंस, जैसा कि मिरर जो हम डेली यूज करते हैं. ओके, सो इन सारे चीज़ों के बारे में पढ़ना है ऑप्टिक्स में. ऑप्टिक्स इन्हीं सब चीज़ों से डील करता है. तो शुरुआत करते हैं जो इसमें सबसे कॉमन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज लाइट. सो लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ लाइट. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लाइट. लाइट क्या है? तो लाइट के बारे में बहुत अलग अलग डिफिनीशंस हैं. लाइट के बारे में बहुत अलग अलग डिफिनीशंस हैं. लाइट को आप बोल सकते हैं इट इज अ मीडियम विच इनेबल्स our eyes to see, perceive the world. लाइट एक मीडियम है जो कि हमें इस काबिल बनाता है, जो कि हमारे आंखों को इस काबिल बनाता है कि हम वर्ल्ड को देख सकें. ये बहुत सिंपल डिफिनीशन है. दिस इज वेरी सिंपल डिफिनीशन. जो एग्जैक्ट साइंटिफिक डिफिनीशन आप बोलेंगे, सो इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ठीक है. इसको आप बोल सकते हैं और भी, इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, हम लोग समझेंगे इस सीरीज में, मोस्ट प्रोबेबली आज के लेक्चर में ही. इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम that enables our eye to perceive all objects around us. इसकी एक और डिफिनीशन दे सकते हैं. अगर हम बात करें, जैसे हमें पता है कि लाइट दैट इज कम फ्रॉम सन वार्म्स आवर अर्थ. जो लाइट आता है सन से वो हमारे पृथ्वी को वार्म करता है, गर्म करता है. सो लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी दैट वार्म आवर अर्थ. ठीक है. तो ये जो डिफिनीशन मैंने बताई, ये तो बहुत कॉमन डिफिनीशन है, कॉमन इंट्यूशन है. बट ये जो मैंने डिफिनीशन बताई कि दैट इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसको समझना होगा कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. मैंने बताया कि इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में होता क्या है कि एक स्पेक्ट्रम होता है जिसमें सभी वेवलेंथ्स के वेव्स होते हैं. इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेव्स. ठीक है. इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेव्स ऑफ ऑल टाइप्स. दैट मीन्स ये हो गया लॉन्ग रेंज वेव्स. ठीक है. इस पार्ट को हम बोलेंगे शॉर्ट रेंज वेव्स. जैसे इस पार्ट में सबसे इधर आएगा गामा रेज. गामा रेज का वेवलेंथ सबसे कम होता है और इसकी इंटेंसिटी, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है. गामा रेज के बाद आप ले सकते हैं यूवी रेज. गॉट इट. इन दोनों के बीच आएगा एक्स रेज. उसके बाद आपका विजिबल रेज. ठीक है. तो इसी विजिबल रेज को हम लाइट बोलते हैं.
इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वह हिस्सा जो हमें दिखाई देता है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, उसको हम विजिबल रेज बोलते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज सूर्य से निकलती है, सन से जो रेज आती हैं उसमें अल्ट्रावायलेट रेज भी होती हैं, बट वो हमारे पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं बिकॉज ऑफ द ओजोन लेयर दैट इज प्लेस्ड इनटू स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में एक ओजोन लेयर है जो कि इसको रोक देती है आने से। और इसके इधर आएंगे आप तो आपको मिलेगा इंफ्रारेड, ओके। और इसके इधर आएंगे आप तो मिलेगा रेडियो वेव्स। सो रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड्स दैट आर लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज से मतलब है कि इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। वेवलेंथ के बारे में मैं बताऊं आपको तो ये अगर वेव है, वेव कैसे समझेंगे आप? तो आप कोई पानी अगर है कहीं, ठीक है, उसमें आप पत्थर फेंक दें, कोई पत्थर का स्टोन का, इफ यू आर थ्रोइंग अ स्टोन इनटू अ वाटर, स्टिल वाटर, देन यू विल सी दैट a lot of circles have been formed and वो बढ़ते हुए दिखेंगे आपको ऐसे, ठीक है, जैसा कि आप एनिमेशन में देख पा रहे होंगे। तो वो बढ़ते हुए दिखेंगे और इन्हीं को हम वेव बोलते हैं। ये जो वेव का फॉर्मेशन होता है इसको वेव बोलते हैं। ये जो सर्कल्स होंगे ये बढ़ते हुए रहेंगे, इसी को वेव का फॉर्मेशन बोलते हैं। जितनी तेजी से जाएंगे उसको स्पीड बोलते हैं, वेव की स्पीड, ठीक है। तो वेव की, इसको हम वेव बोलते हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम वेव बोलते हैं। तो एक इसको बोलते हैं क्रेस्ट, इसको बोलते हैं ट्रॉ, ठीक है। तो फ्रॉम क्रेस्ट टू क्रेस्ट इस लेंथ को हम वेवलेंथ बोलते हैं। तो ये किसी की ज़्यादा होती है, किसी कम होती है। अगर मैं इस वेव की बात करूँ यहाँ पर तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर ये तो मैंने शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज सब दिखा दिया है। अगर हम एक रेंज की वेव लें, अगर इसके बारे में डील करें केवल, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को हम एक वेवलेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पे जो रेडियो वेव्स होती हैं उनका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, अराउंड मीटर में होता है। और वही अगर हम बात करें विजिबल रेज की तो इनका जो होता है नैनोमीटर्स में होता है, ठीक है। इनका जो वेवलेंथ होता है नैनोमीटर में होता है और गामा रेज का पिकोमीटर और उससे भी कम में होता है। इसलिए क्योंकि इसका वेवलेंथ बहुत कम होता है, वेवलेंथ कम होता है तो उसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है, बिकॉज एनर्जी इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डील करेंगे, बट फोकस करते हैं हम पहले यहाँ पर। तो डिफिनीशन जो मैंने बताई कि इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इनेबल्स आवर आई टू परसीव ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। तो ये जो डिफिनीशन आई है ये मॉडर्न डिफिनीशन है, दिस इज अ मॉडर्न डिफिनीशन, ओके, दिस इज द मॉडर्न डिफिनीशन। ये मॉडर्न डिफिनीशन आने के पहले ऐसा नहीं है कि लाइट की खोज जो हुई अभी हुई है, बहुत पहले हजारों साल पहले, 2000 साल, 2500 साल पहले से स्टार्ट हो गई थी इसके बारे में सोचना। जब ह्यूमन सिविलाइज होना स्टार्ट हो गया तब से उन्होंने सोचना स्टार्ट कर दिया। और ग्रीस तो हमेशा आगे रहा है फिलॉसफी के मामले में, साइंस के मामले में, एस्ट्रोनॉमी के मामले में। सो वहाँ के फिलोसफर्स ने सोचना स्टार्ट कर दिया था कि लाइट क्या है। उनको भी हमेशा खुजली मची रहती थी जानने का कि लाइट क्या है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग फिलोसफर्स ने, यू कैन से दैट पीपल एज ए फिलोसफर्स, एज ए साइंटिस्ट, ठीक है। तो अलग अलग जो वहाँ पे विद्वान थे, इंटेलिजेंट पर्सन थे, उन्होंने अपने अपनी सोच दी कि लाइट को क्या कहा जाएगा, लाइट है क्या। तो समझते हैं हम उन सब के बारे में कि किसने क्या कहा, सबकी क्या सोच थी। जैसे डेमोक्रिटस की क्या सोच थी, पाइथागोरस की क्या सोच थी, प्लेटो की क्या सोच थी, ठीक है। और भी बहुत से नाम हैं, तो उनको देखते हैं वन बाय वन। उसके पहले आप ये नोट कर लें, देन मैं डील करता हूँ उसको वन बाय वन। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग, समझते हैं कि डिफरेंट फिलोसफर्स ने क्या क्या बोला था लाइट के बारे में। तो डेमोक्रिटस का नाम सबसे पहले आएगा। ये एक्चुअली डेमोक्रिटस, पाइथागोरस, प्लेटो सब समकालीन थे, कंटेम्प्रेरी थे। तो हम नहीं कह सकते किसने पहले बोला, चूँकि उनके एज को लेकर भी, उनके बर्थ डेट को लेकर भी बहुत से विवाद हैं, ठीक है। तो तीनों लगभग कंटेम्प्रेरी थे। तो डेमोक्रिटस ने लगभग, ये लोगों ने बोला था 500 BCE में, उसी के अराउंड इन्होंने बोला था। डेमोक्रिटस का कहना था कि किसी चीज़ को देखने कैसे देख पाते हैं हम, उनका रीजन ये था, उनकी एक थ्योरी थी, उस थ्योरी का नाम था आइडोला थ्योरी। आइडोला थ्योरी इन्होंने दिया था, आइडोला थ्योरी। उसी तरह पाइथागोरस ने भी अपनी थ्योरी दी थी। पाइथागोरस का भी थ्योरी था, उनका नाम था एक्सक्लेमेशन थ्योरी।
या इमिशन थ्योरी आप बोल सकते हैं। इनकी थ्योरी का नाम था एक्सट्रामिशन थ्योरी। प्लेटो की थ्योरी थी टैक्टाइल थ्योरी। ठीक है, उसके बाद मैं इम्पर्टिकुलर पे जाऊंगा। तो पहले इसको देखते हैं। आइडोला थ्योरी के अनुसार डेमोक्रेटस का कहना था कि हम जो भी चीज़ देखते हैं, ठीक है, होता क्या है कि जिस चीज़ को भी हम देख रहे हैं उसके रिप्लिका होते हैं, एक नहीं लाखों रिप्लिका होते हैं। जब हम उस चीज़ को देखते हैं तो उसका रिप्लिका हमारे आंखों में आ जाता है। सपोज देयर इज ऑब्जेक्ट, ओके, देयर इज अ मैन हु इज सीइंग दिस ऑब्जेक्ट, तो इसका रिप्लिका निकल कर, इसके बहुत से रिप्लिका हैं, और जब ये इंसान इसको देखता है तो इसका रिप्लिका आकर इसकी आंखों में समा जाता है। इसका रिप्लिका निकल इसकी आंखों में समा जाता है, इस कारण वो चीज़ देख पाता है। ठीक है, और डेमोक्रेटस चूँकि बहुत इनकी थ्योरी फेमस थी, और भी चीज़ों के बारे में इन्होंने मैथमेटिक्स में भी बोला था कि जो सिलेंडर होता है उसका अगर 1/3 कर दे तो हमें कोण मिल जाता है। ये पहले इंसान थे जिन्होंने बोला कि कोण जो है सिलेंडर का ही पार्ट है। आप देख सकते हैं कि सिलेंडर का 1/3 कर दें तो हमें कोण मिल जाता है। तो इनका कहना था कि वॉल्यूम ऑफ कोण इक्वल्स 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इन्होंने एटम को लेकर भी थ्योरी दी है अपनी। आपने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी होगी, उसमें डाल्टन ने बोला है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इफ यू कट एनी बॉडी and you are going to cut and at last you will have a smallest particle that is known as atom। डाल्टन के अनुसार अगर किसी वस्तु को आप कट करते हैं, कट करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, तो आपको जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा उसको एटम बोलते हैं, जिसको और डिविजिबल नहीं किया जा सकता। और ये थ्योरी एक्चुअली बहुत पहले डेमोक्रेटस ने तो 1800 समथिंग में दिया ये चीज़ बोला, बट डेमोक्रेटस ने डाल्टन के अराउंड 2300 साल पहले ये बोल दिया था कि एटम के बारे में उन्होंने बोल दिया था कि कोई पार्टिकल का कोई भी मैटर का सबसे छोटा पार्ट होगा जो एटम होगा, और एटम रैंडमली मोशन करते हैं। उन्होंने ये भी बोल दिया था, उन्होंने ये भी बोला था कि एटम के अंदर या कुछ मैटर के अंदर बहुत सारा वॉइड स्पेस होता है। जैसे कोई मैटर अगर बना हुआ है और उसमें एटम अगर है तो दो एटम्स के बीच आप देख पाएंगे, अगर ये एटम्स हैं तो उनके बीच वाइड स्पेस है, ये वाइड स्पेस है, ये वाइड स्पेस है, आप देख पाएंगे वाइड स्पेस। ठीक है, वाइड स्पेस दिख रहा होगा आपको। तो ये चीज़ें बहुत पहले डेमोक्रेटस ने बोल दी थी, इसलिए उनका बहुत बोलबाला था, वो बहुत फेमस थे, उनका बहुत विद्वान माना जाता था। तो जब उन्होंने थ्योरी दी लाइट को लेके, आइडोला थ्योरी, तो लोगों ने विश्वास कर लिया कि डेमोक्रेटस सही बोल रहे हैं। और इन्होंने विश्वास दिलाने के लिए मिरर का एग्जाम्पल लिया, पानी का एग्जाम्पल लिया। पानी में जब आप देखेंगे तो आपको अपनी इमेज दिखेगी। उन्होंने बोला कि देखिए वही इमेज है जो आपको दिख रही है, वही इमेज, खुद की इमेज, ऐसे ही हर एक चीज़ की इमेज है, हर एक चीज़ की रिप्लिका है। जब आप देखते हैं तो वही रिप्लिका उठ के आपकी आंखों में आ जाता है और वो चीज़ आपको दिखाई देती है। ठीक है, बट समय के साथ इनकी थ्योरी को कट किया गया, थ्योरी कैंसिल आउट हो गई। क्यों? क्योंकि बोला गया कि रात में क्यों होता है, अगर रिप्लिका दिखता है, चीज़ें दिखती हैं, तो रात में क्यों नहीं दिखती है वही चीज़। ठीक है, तो उन्होंने बोला फिर कि रात में सन नहीं होता है, तो सन की उपस्थिति में ही हम देख पाते हैं। तो ये उन्होंने थ्योरी दी थी। बाद में इनकी थ्योरी अलग अलग थ्योरी आई तो गलत साबित हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं पाइथागोरस। इन्होंने भी अराउंड 535 BC में, BCE में ये थ्योरी दी थी। पाइथागोरस बहुत फेमस थे। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा कि अगर कोई ट्रायंगल है, उसके 90 का एंगल है, अगर ये परपेंडिकुलर है, अगर ये थीटा है, तो ये बेस है, ये h है, तो h² इक्वल्स p² प्लस b²। तो हम पाइथागोरस को इस थ्योरी की वजह से जानते हैं, बट पाइथागोरस ने बहुत काम किए थे और भी जो हम नहीं जानते हैं, जो आप शायद आगे पढ़ेंगे या कुछ के बारे में सुना हो। पाइथागोरस ही पहले इंसान थे जो बोलने वाले थे कि अर्थ स्फेरिकल है। उसके पहले अर्थ को फ्लैट माना जाता था। सो पाइथागोरस वाज द फर्स्ट मैन इन द हिस्ट्री दैट टोल्ड अस दैट अर्थ इज स्फेरिकल। ठीक है, पाइथागोरस के बारे में और भी थ्योरी है। उन्होंने एक्चुअली पाइथागोरस को आइंस्टीन भी न्यूटन भी बहुत मानते थे। न्यूटन के गुरु कह सकते हैं आप, या न्यूटन इनसे बहुत प्रभावित थे। न्यूटन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम।
इवन उनका कहना था, न्यूटन ने जो ग्रेविटेशनल थ्योरी दी थी, उनका कहना था कि ये थ्योरी वो डिवोट करते हैं पाइथागोरस को। पाइथागोरस को एस्ट्रोनॉमी में बहुत इंटरेस्ट था। इनको एस्ट्रोनॉमर भी बोला जाता है, फिलोसफर भी बोला जाता है, साइंटिस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, इनको एस्ट्रोनॉमी में बहुत इंटरेस्ट था। इन्होंने बोला था कि जो प्लैनेट्स हैं वो एक म्यूजिकल हार्मोनी में घूमते हैं। एक इनविजिबल इनऑडिबल साउंड आता है। वो जो घूमते हैं तो एक साउंड क्रिएट करते हैं। जैसे आप गिटार यूज करते हैं या आप ये यूज करेंगे हारमोनियम, तो उसमें जो स्केल्स होते हैं, जो म्यूजिक निकलता है, मैं ज़्यादा नहीं जानता संगीत के बारे में, एक्चुअली जानता ही नहीं हूँ, तो मैं उसको अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ। तो अगर आप गिटारिस्ट होंगे या आपने कभी हारमोनियम यूज किया होगा तो आप जानते होंगे कि एक धुन होती है जो सा रे गा मा करके होता है, जो धुन होता है कि ये नोट पे ये आप क्लिक करेंगे तो ये आवाज़ आएगी। उसी तरह उन्होंने बोला कि हर एक प्लैनेट घूमते समय एक अलग आवाज़ क्रिएट करता है। ठीक है, उसको उन्होंने म्यूजिकल हार्मोनी बोला कि जो प्लैनेट्स हैं वो म्यूजिकल हार्मोनी में घूमते हैं। और इस रीजन पर कब पहुँचे थे वो, तो एक कहानी है, पता नहीं कितनी सच है, कि जब वो गुजर रहे थे एक बार लोहार की दुकान से, जो ब्लैक स्मिथ होते हैं, तो जब हैमर को टकराया जा रहा था एनविल के साथ, जब हथौड़ा पीटा जा रहा था, ठीक है, तो उस टाइम पे एक साउंड निकल गया। जब वहाँ से गुजर रहे थे तो उनके कान में वो साउंड गया, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, म्यूजिकल साउंड लगा। लेकिन एक साउंड उनको इंटरप्ट कर रहा था। वो गए तुरंत अंदर, उन्होंने फिर बजवा के सबको देखा और उन्होंने पाया कि जो ये साउंड निकल रहा है ये प्रोपोर्शनल है किसके, वेट के, हथौड़े के वेट के। कितना तेरा हथौड़ा है, कितना भारी हथौड़ा है, उस पर डिपेंड करता है ये साउंड। ठीक है, और उसी को उन्होंने रिलेट किया फिर जाकर प्लैनेट्स की थ्योरी से। और उनकी इस म्यूजिकल हार्मोनी की थ्योरी को न्यूटन भी बिलीव करते थे, इसलिए उन्होंने जब न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अपना खोजा तो उन्होंने इसको डिवोट किया। एक्चुअली उन्होंने उसको क्रेडिट दिया किसको, तो पाइथागोरस को। पाइथागोरस और भी चर्चित हैं बहुत चीज़ों में। वो जस्ट एस्ट्रोनॉमर ही नहीं थे, वो उनको बहुत बड़ा फिलोसफर ही माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने बोला था खुद को फिलोसफर। फिलोसफर का मतलब वो कि जो भूखा है विजडम का, जिसको प्यार है विजडम से, द लवर ऑफ विजडम। ठीक है, पाइथागोरस ने बोला था खुद को, हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द लवर ऑफ विजडम and gave a name philosopher. ओके, इन्होंने बोला था अर्थ स्फेरिकल होता है, अर्थ इज स्फेरिकल। उन्होंने ये थ्योरी भी दी थी मैथमेटिक्स में। तो ये हो गया, उन्होंने एस्ट्रोनॉमी में बोला, ये उन्होंने बोला मैथमेटिक्स में। ठीक है, पाइथागोरस के बारे में और फेमस है म्यूजिकल हार्मोनी का। मैंने बताया कि जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स मूव्स इन म्यूजिकल हार्मोनी। म्यूजिकल हार्मोनी एक कांस्टेंट भी है इनका। इन्होंने इरेशनल नंबर्स के बारे में बोला था कि जो म्यूजिकल हार्मोनी है वो इरेशनल नंबर्स, उन्होंने इस म्यूजिक को रिलेट किया था कि उनकी मूवमेंट के हिसाब से, और बोला था वो इरेशनली मूव कर रहे हैं एक कांस्टेंट के रूप में। मतलब एक उनके बीच फ्रैक्शंस है, जैसे कि एक प्लैनेट है, यह प्लैनेट है, दूसरा प्लैनेट है, तीसरा प्लैनेट है, तो इनके जो रेशियो है स्पीड का वो इरेशनल था। और इन्होंने √2 का कहा जाता है कि ईजाद भी किया। ठीक है, √2 को पाइथागोरस कांस्टेंट भी बोलते हैं, पाइथागोरस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये बातें हुई पाइथागोरस के बारे में। लेकिन हमें बात करनी है एक्सट्रामिशन थ्योरी। तो एक्सट्रामिशन थ्योरी कहती है पाइथागोरस के, मेरे पास स्पेस नहीं है, आप इसको नोट कर लेंगे, मैं बोल देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू एक्सट्रामिशन थ्योरी ऑफ पाइथागोरस, ओके, उन्होंने बोला कि जो लाइट है वो आंखों से निकलती है। लाइट जो है वो आंखों से निकलती है। डेमोक्रिटस की आइडियोलॉजी थ्योरी क्या कहती थी? आइडियोलॉजी थ्योरी, उनकी थ्योरी ये कहती थी कि हर एक चीज रिप्लिका होती है, हर एक बॉडी का रिप्लिका होता है, वो हमारे आंखों में आता है। इन्होंने बोला कि नहीं, हमारे आंखों से निकलता है, कुछ रेज निकलती हैं और उसकी वजह से हम देख पाते हैं। ठीक है, उसकी वजह से हम देख पाते हैं। तो ये थ्योरी थी पाइथागोरस की।
प्लेटो की थ्योरी थी टैक्टाइल थ्योरी, और ये इनसे मिलती जुलती थी। ठीक है, प्लेटो की टैक्टाइल थ्योरी इनसे मिलती जुलती थी। प्लेटो का टैक्टाइल थ्योरी क्या कहती है कि प्लेटो भी बहुत फेमस है, आप जानते हैं कि ये जियोग्राफर भी है प्लेटो। तो प्लेटो की टैक्टाइल थ्योरी कहती है फ्रॉम आइट द रेज कम आउट इन फॉर्म ऑफ फिलामेंट्स and we can see the object when it strikes with objects. ओके, तो ये थी प्लेटो की थ्योरी। नेक्स्ट आते हैं एम्पेडोक्लीज, और ये इन्होंने अराउंड 450 BC में अपनी थ्योरी दी, और इनकी थ्योरी के अनुसार एक्चुअली ये बिलीव करते थे कि हर एक चीज 4 चीज़ों से मिलकर बनी है। ठीक है, 4 बेसिक एलिमेंट से मिलकर हर चीज बनी है। इनका कहना था कि एवरीथिंग इज मेड ऑफ 4 एलिमेंट्स एंड दैट आर एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ। ठीक, तो इनका कहना था कि एवरीथिंग इज मेड ऑफ 4 एलिमेंट्स, एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ। और उस समय एक देवी हुआ करती थी उस टाइम में ग्रीस में, जिनका नाम था एफ्रोडाइट। ठीक है, ये डाइटी थी उस समय की, वहाँ की देवी थी, और ऐसा माना जाता है, ऐसा इनका कहना था एम्पेडोक्लीज का, कि इन देवी ने इन चारों में से आंखें बनाई और उस आंखों में आग डाल दिया, उन आंखों में आग डाल दिया, और उसी आग की वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, उन्होंने इस थ्योरी को मिक्सअप किया, उसमें अपनी एक और थ्योरी डाल दी कि वही आग जो इन्होंने बोला फिलामेंट के रूप में निकलता है, बोला वही आग निकलती है हमारे आंखों से। और साथ ही इन्होंने बोला कि केवल हमारी आंखों से रेज नहीं निकलती, बल्कि उससे भी आती है, जो ऑब्जेक्ट जिससे हम देख रहे हैं उससे भी आती है, और वो दोनों मिक्सअप हो जाती है, तब हमें कोई सामान दिखता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एम्पेडोक्लीज एवरीथिंग इज मेड ऑफ 4 एलिमेंट्स, एयर, वाटर, अर्थ एंड फायर, एंड eyes are also made of these 4 elements, and Aphrodite who was the deity of the time, उन्होंने आंखों में she lit the fire in eyes, and because of that we can see। तो आपने देखा कि ये चारों फिलोसफर्स थे, डेमोक्रिटस, पाइथागोरस, प्लेटो और एम्पेडोक्लीज। इन चारों ने लगभग समकालीन थे, कंटेम्प्रेरी थे। इन लोगों ने लगभग 100 सालों के भीतर ये अपनी अपनी थ्योरीज दी। सभी का लगभग ये मानना था कि जो लाइट कॉमन अगर देखें तो आंखों से कुछ निकलता है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, लगभग इनके 150 सालों बाद 300 BCE में इप्रिकस आए। ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने बोला कि लाइट जो है ऑब्जेक्ट से आता है, और उन्होंने रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट लाया। उन्होंने रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट लाया कि लाइट रिफ्लेक्ट होता है। ही वॉज द फर्स्ट मैन इन द हिस्ट्री हु टोल्ड अस द रिफ्लेक्शन थ्योरी। ठीक है, तो इसको आप नोट करें। इसके बाद हम लोग देखते हैं एप्रिकस को नेक्स्ट सेक्शन में।